जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर एकदम लल्लन टॉप क्लास। दोस्तों आज हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। हमने एक सप्ते में अभी तक जो भी कुछ पढ़ा है उसका हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। सवाल और उसका उत्तर पूरी क्लास को देखते जाइएगा। सारे सवाल आपको मैं रिविज़न कराने वाला हूँ। दोस्तों इस समय कुछ नया पढ़ने की हमको ज़रूरत नहीं है। जो हमने पुराना पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। अगर आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होगी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखते हैं अपना पहला सवाल। दोस्तों हमारा पहला सवाल कहता है कि भुइयां बांचो मोनप्पा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, हमने पढ़ा था अरुणाचल प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। भुइयां बांचो मोनप्पा नृत्य का संबंध कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की अगर बात आए 2 से 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। नंबर 1 सेला सुरंग। अगर आपसे कहा जाए कि सेला सुरंग कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा दोस्तों ये नृत्य भी आप याद रखेंगे, भुइयां बांचो और मुनप्पा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि अर्न विद लर्न योजना का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक, त्रिपुरा, पंजाब, महाराष्ट्र। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों अर्न विद लर्न योजना हमने पढ़ी थी। ये दोस्तों कहाँ की योजना है? ये त्रिपुरा की योजना है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों त्रिपुरा की एक योजना और है, कौन सी? चा श्रमी योजना। कौन सी? चा श्रमी योजना। ये दोस्तों योजना कहाँ की है? ये भी त्रिपुरा की है। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मानिक शाह। इसको भी आप थोड़ा नोट करें, डॉक्टर मानिक शाह। ये दोस्तों त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इनको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। दोस्तों त्रिपुरा की भाषा कौन सी? जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों यहाँ से एक सवाल और याद रखिएगा कि त्रिपुरा में खारची महोत्सव मनाया था। क्या? खारची उत्सव। दोस्तों ग्रुप डी में परीक्षा में बार बार ये सवाल पूछा गया है। खारसी उत्सव कहाँ मनाता है? त्रिपुरा के अंदर है। दोस्तों त्रिपुरा, इसकी दोस्तों भाषा कौन सी? जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों विश्व बैंक का अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज को, इंदरमीत गिल को, एंजेला मर्केल को, ऋषि सुनक को। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों विश्व बैंक इसका अर्थशास्त्री किसको नियुक्त किया गया है? तो आप सबको मैंने बताया था इंदरमीत गिल। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। रुचिरा कंबोज दोस्तों कौन है? यूएन महासभा की प्रतिनिधि स्पीकर बनाई गई है, आप सबको पता है। एंजेला मर्केल दोस्तों कौन है? यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला है। ऋषि सुनक कौन है? ब्रिटेन के दोस्तों भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक। इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है? फ्रांसिस कैरे को, फहमीदा अजीम को, डेजी रॉकवेल को, नीना गुप्ता को। दोस्तों मैंने आपको बताया था पुलित्जर पुरस्कार इसका संबंध किससे होता है? ये पत्रकारिता से संबंधित होता है। और इस बार 2022 का पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला है? ये फहमीदा अजीम को मिला है। और ये दोस्तों कहाँ की रिपोर्टर है? बांग्लादेश की रिपोर्टर है। आप सबको मैंने नोट कराया था, बांग्लादेश। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों फ्रांसिस कैरे, इनको क्या मिला था? तो आप सबको पता है, इनको दोस्तों प्रित्जर पुरस्कार मिला था। प्रित्जर पुरस्कार किसको मिला था? फ्रांसिस कैरे को। और दोस्तों ये दोस्तों प्रित्जर काय का होता है? ये वास्तुकला का पुरस्कार होता है। और पुलित्जर ये दोस्तों पत्रकारिता का पुरस्कार होता है। इसको आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी अनावरण कहां पर किया गया है? हैदराबाद, राजस्थान, गुजरात, बेंगलुरु। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी अति महत्वपूर्ण सवाल होगा आपकी परीक्षा के लिए। इसका अनावरण कहां पर किया गया? तो आपको नोट करके रखना है। इसका अनावरण किया गया है दोस्तों बेंगलुरु के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी इसका अनावरण कहां पर किया गया? बेंगलुरु के अंदर। दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण स्टैच्यू को लेकर। दोस्तों आपको बता दें हैदराबाद में कौन सी है? तो आप कहेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ दोस्तों ये स्टैच्यू ऑफ इक्विटी। स्टैच्यू ऑफ इक्विटी कहां पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। किसकी प्रतिमा है? आप सबको पता है, संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। 216 फीट की प्रतिमा है। राजस्थान में दोस्तों किसकी प्रतिमा है? स्टैच्यू ऑफ पीस। स्टैच्यू ऑफ पीस ये दोस्तों कहां पर है? राजस्थान में। गुजरात में क्या? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, स्टैच्यू ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये दोस्तों कहां पर स्थित है? ये आपको पता याद रखना है, गुजरात में स्थित है। 182 मीटर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये कहां पर है? बेंगलुरु में स्थित है। लेकिन दोस्तों नोट करके रखना है, ये कैंपगोड़ा हवाई अड्डे के दोस्तों पास स्थित है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि अडॉप्ट ऑफ यूनिकॉर्न कहाँ पर स्थापित किया गया है? तमिलनाडु, बिहार, असम, मणिपुर। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। अडॉप्ट ऑफ यूनिकॉर्न इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? तो आप सबको पता है असम के अंदर की गई है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों यह है क्या? तो मैंने आपको बताया था कि असम के अंदर कहाँ पर दोस्तों? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ पर दोस्तों क्या पाए जाते हैं? एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे। दोस्तों एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये असम में स्थित है। दोस्तों एक सींग वाले गैंडों की 3 प्रतिमाएं वहाँ पर स्थापित की गई। कहाँ पर दोस्तों? असम के अंदर। उनके संरक्षण को दोस्तों बढ़ावा देने के लिए इसी को कहा गया है अडॉप्ट ऑफ यूनिकॉर्न। इसको आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि बिम्स्टेक 2022 का सम्मेलन यानी 2022 के सम्मेलन की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका या उज्बेकिस्तान। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। बिम्स्टेक दोस्तों इसकी बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो आपको सबको नोट करके रखना है। श्रीलंका में हुई है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और श्रीलंका में भी दोस्तों कहाँ पर? कोलंबो। अब दोस्तों जल्दी से श्रीलंका के नवीन प्रधानमंत्री कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप कर बताएं। दोस्तों बिम्स्टेक 2022 की बैठक कहाँ पर हुई है? कोलंबो। 2023 की कहाँ पर होगी? अपने भारत में। इंडोनेशिया में दोस्तों किसकी बैठक अभी हाल ही में आयोजित हुई है? G20 की आयोजित हुई है। इसको आप नोट करके रखें। उज्बेकिस्तान में दोस्तों किसकी बैठक हुई है? SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन। इन सब चीज़ों को आप नोट करें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि भारत का दूसरा नैनो यूरिया तरल संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। भारत का दूसरा पूछा है, नोट करके रखें। दोस्तों भारत का दूसरा नैनो यूरिया संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों कहाँ पर? प्रयागराज यहाँ पर स्थापित हुआ है। इसको आप नोट करें। लेकिन अगर आपसे पूछा था कि पहला कहाँ पर हुआ है? पहला हुआ है गुजरात में। गुजरात में भी दोस्तों कहाँ पर? कलोल में। इसको भी आप नोट करें। ये दोनों सवाल आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रहेंगे। दोस्तों भारत का दूसरा नैनो यूरिया संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ है? आप कहेंगे प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। पहला वाला कहाँ पर हुआ है? गुजरात के कलोल में। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों बिहार, यहाँ पर क्या स्थित? डॉल्फिन संरक्षण केंद्र। दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? पटना, बिहार में स्थित है। अब आप दोस्तों कमेंट करके बताएं कि डॉल्फिन को गंगोटिक एनिमल के रूप में कब शामिल किया गया? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? SSC सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 226। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 124। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर रखें। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, तो अनुच्छेद 129 इसको थोड़ा ध्यान में रखें। ये दोस्तों अनुच्छेद 214 ये हाई कोर्ट से संबंधित है। और हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 226 क्या है? कि हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है। इसको आप नोट करें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? लगाइएगा स्टार। आपकी परीक्षा में 100% यहाँ से सवाल बनेगा। साहजी केबी बने हैं, गौरव द्विवेदी बने हैं, गिलवर्ट बने हैं, विनीत कुमार बने हैं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसके नए महानिदेशक कौन बनाए गए? तो आपको ध्यान में रखना है, ये दोस्तों गिलवर्ट बनाए गए हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। साहजी केबी दोस्तों कौन है? तो आपको जल्दी से कमेंट में छाप कर बताना है। गौरव द्विवेदी दोस्तों कौन है? प्रसार भारती के अध्यक्ष, मैंने बताया था आपको। विनीत कुमार ये दोस्तों KVIC यानी कि खादी ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं। इसको आप नोट करें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि द्वितीय बौद्ध संगति किस स्थान से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। द्वितीय बौद्ध संगति ये दोस्तों कहां पर आयोजित हुई है? तो आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों वैशाली में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगी। दोस्तों पहली वाली कहां पर हुई है? राजगृह में। दूसरी वाली वैशाली में। तीसरी पाटलिपुत्र में। चौथी कुंडलवन कश्मीर में। दोस्तों इनको आप नोट कर लें, यहाँ से सवाल 100% बनेगा। दोस्तों पहली बौद्ध संगति कहां पर हुई है? राजगृह, वैशाली, राजगृह में हुई है। दूसरी वैशाली में। तीसरी पाटलिपुत्र में। चौथी कुंडलवन जो कि कश्मीर में स्थित है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि SDG नंबर 4 का संबंध किससे है? गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, भुखमरी की समाप्ति, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों कितने गोल हैं SDG के, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? इसके दोस्तों कुल कितने गोल निर्धारित किए गए हैं? 17 गोल निर्धारित किए गए हैं, लेकिन आपको 17 याद नहीं करने हैं, उनमें से 4 से 5 जो आपको याद करने हैं। दोस्तों पहला गोल कौन सा है? गरीबी को पूर्णतः समाप्त करना। दूसरा गोल दोस्तों भुखमरी को समाप्त करना। अच्छा स्वास्थ्य तीसरा, और दोस्तों गुणवत्ता शिक्षा चौथा। तो हमसे कौन सा पूछा गया? चौथा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों जब हम गरीबी को दूर करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम भुखमरी को दूर करेंगे, फिर हम अच्छा स्वास्थ्य होगा हमारा, अच्छा जीवन स्तर बनेगा, फिर हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। और दोस्तों एक नंबर 5, इसको आप थोड़ा नोट करें, ये दोस्तों लैंगिक समानता, लैंगिक समानता, ये दोस्तों इससे संबंधित है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि किस राज्य में महिला PSC बटालियन का गठन हुआ है? ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या केरल? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों किस राज्य में महिला PSC बटालियन, ये दोस्तों पहली बार हो रहा है तो इसलिए महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों पहली बार महिला PSC बटालियन का गठन हुआ है, इसको आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? 1986, 2002, 1927, 1972? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। यहां से भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों जैव विविधता अधिनियम, इसका संबंध किस वर्ष से है? तो आपको नोट करके रखना है, ये 2002 से है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 1986 क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। दोस्तों 1927 में क्या हुआ था? वन अधिनियम आया था। और 1972 में दोस्तों क्या हुआ था? जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएं। यहां पर दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या है दोस्तों? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का? 1972। लेकिन दोस्तों अगर 1927 क्या है? वन अधिनियम। ये दोस्तों बहुत अलग चीजें हैं, इनको आप ध्यान में रखें। अधिनियम जो दोस्तों महत्वपूर्ण है, उसकी थोड़ी सी मैं व्याख्या करने वाला हूं यहाँ पर। दोस्तों वन अधिनियम कब का है? 1927 का है। लेकिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का? 1972 का है। जैव विविधता अधिनियम कब का है? 2002 का है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? 1986 का है। ये अधिनियम अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों अब आप कमेंट करके बताएं कि बायोडायवर्सिटी डे यानी जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब कमेंट में छाप कर बताएं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि अमृत काल की अवधि कितने वर्ष की तय की गई है? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 75 वर्ष? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। अमृत काल, इसकी दोस्तों अवधि कितने वर्ष की तय की गई है? तो आपको याद रखना है, ये 25 वर्ष की गई है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, चैम्सफोर्ड? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये दोस्तों किसके समय में आया था? तो आपको नोट करके रखना है, लॉर्ड लिटन के समय में आया था। आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर इसको नोट करें। दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय क्या होता? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। और दोस्तों चैम्सफोर्ड अधिनियम कब का है? 1919 का अधिनियम है। आप सबको मैंने नोट कराया था, इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से चोल वंश का शासक कौन था? कडफिसर, सिंहविष्णु, बिंबिसार या विजयानंद? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो आप सबको मैंने नोट कराया था, ये थे विजयानंद। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों बिंबिसार किसके? हर्यक वंश, हर्यक वंश, इसको आप नोट करें। कडफिसस दोस्तों किसके हैं? जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएं। कडफिसस किसके दोस्तों संस्थापक हैं? आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर SSC की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपको नोट करके रखना है, ये कर्नाटक में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर नोट करें। दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु की बात आई है तो यहाँ पर 1 से 2 चीजें आप याद रखेंगे। क्या क्या? अगर आपसे कहा जाए T+2 अवार्ड, T+2 अवार्ड दोस्तों किसको मिला है? यहाँ के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इसको मिला है, इसको आप नोट करें। और दोस्तों यहाँ पर क्या है? डुगोंग संरक्षण केंद्र। ये 2 चीजें आप नोट करें, यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहेगी। डुगोंग संरक्षण
केंद्र कहाँ पर स्थित? तमिलनाडु में। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और वीडियो को पूरा देखें, तभी आप दोस्तों यहाँ पर सारे सवालों का रिवीजन कर पाएंगे। आपकी एसएससी जीडी के लिए ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है, सारे सब्जेक्ट को दोस्तों निचोड़ आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। अपना सपोर्ट बनाकर रखें, सारे सवाल फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। हमारा सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मनीला, वियना, लियोन या ग्लैंड? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। निम्नलिखित में से इंटरपोल इसका मुख्यालय दोस्तों कहां पर स्थित है? तो आपको नोट करके रखना है, लियोन में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों इंटरपोल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों इसकी 90वीं कौन सी दोस्तों? इसकी जो 90वीं बैठक है अपने भारत देश में दिल्ली में होने वाली है, दिल्ली में होगी। और दोस्तों इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। इतनी चीजें आपको नोट करके रखनी है। मनीला में दोस्तों किसका हेडक्वार्टर है? जल्दी से बताएं छाप कर। दोस्तों वियना ओपेक का मुख्यालय स्थित है। ओपेक दोस्तों ओपेक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वियना में स्थित है। ग्लैंड में दोस्तों किसका किसका मुख्यालय स्थित है? तो दोस्तों आपको याद रखना है WWF, और दोस्तों एक है IUCN, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? ग्लैंड में। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल और कई बार परीक्षाओं में रिपीटेड सवाल है। 29 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 18 जुलाई। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा करेक्शन टाइप को थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, इसको आप काट देंगे। इसको भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया? तो आपको नोट करके रखना है 26 जनवरी 1950 को। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा कर रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल है। 24 जनवरी को दोस्तों क्या अपनाया गया था? तो आपको नोट करके रखना है हमारा जो राष्ट्रीय गीत है और जो राष्ट्रीय गान है, इन दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसको आप ध्यान में रखें। 29 अगस्त को दोस्तों क्या हुआ था? प्रारूप समिति का गठन हुआ था, आप सबको पता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना गया? मनीषा रामदास को, मनीषा कल्याण को, सुनील छेत्री को, लक्ष्य सेन को? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 ये किसको चुना गया? तो आपको मैंने बताया था, ये दोस्तों मनीषा कल्याण को चुना गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो आपको मैंने बताया था कल्याण चौबे। ये सब चीज़ें मैंने आपको नोट कराई हुई हैं, एक बार दोस्तों इसका रिवीजन करिएगा। कल्याण चौबे। अब इसको याद करने का तरीका भी आपको मैंने बताया था। अगर आपके ऑप्शन में ये दोनों नाम अगर आ जाएं तो आप कैसे उत्तर देंगे? दोस्तों मनीषा कल्याण, यानी कि मनीषा कल्याण और कल्याण चौबे। फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे। तो महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन हो गई? मनीषा कल्याण। अगर आपसे दोस्तों बैडमिंटन ऑफ द ईयर पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? मनीषा रामदास। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ? नीना गुप्ता को, युंगटिंग टांग को, डेनिस सुलेबिन को, दीपक धर को? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2022 ये किसको प्राप्त हुआ है? तो आपको ध्यान में रखना है, गलती नहीं करनी है। ये युंग किंग टांग को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों नीना गुप्ता को केवल रामानुजम पुरस्कार मिला है। रामानुजम पुरस्कार, अगर आपसे दोस्तों कहा जाए कि रामानुजम पुरस्कार किसको मिला है तो आप कहेंगे नीना गुप्ता, लेकिन अगर सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार पूछा जाए तो आप कहेंगे युंगटिंग टांग। दोस्तों डेनिस सुलेवन को क्या मिला है? एबेल पुरस्कार। मैंने आपको नोट कराया था, ये दोस्तों उनको एबेल पुरस्कार मिला है। और दीपक धर को दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला है? जल्दी से छाप कर बताएं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि रेत समाधि निम्नलिखित में से किसका उपन्यास है? सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, गीतांजलि श्री या कृष्ण देव राय? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। रेत समाधि कई बार नोट कराया मैंने आपको ये सवाल। दोस्तों किसका है? ये गीतांजलि श्री का है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों इनको ही अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 मिला है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको मिला है? गीतांजलि श्री को मिला है। किस लिए मिला है? ये रेत समाधि के लिए मिला है। और दोस्तों इसका इंग्लिश वर्जन दोस्तों किसने किया है? डेजी रॉकवेल, टॉम ऑफ सैंड। इतनी चीजें आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? हरीश मेहता, विनोद राय, आलोक चक्रवाल, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन ये दोस्तों किसकी पुस्तक है? तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखना है, ये विनोद राय की पुस्तक है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। हरीश मेहता की दोस्तों कौन सी बताई थी मैंने आपको? द मैरविक इफेक्ट किसकी पुस्तक है? हरीश मेहता। और आलोक चक्रवाल की एक पुस्तक का नाम बताया था मैंने आपको, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। ये किसकी पुस्तक है? आलोक चक्रवाल। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि भारत का महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया है। इस सवाल के ऊपर आप स्टार लगा के रखें, यहाँ से सवाल 100% आपके पेपर में बनेगा। दोस्तों भारत का महान्यायवादी किसको नियुक्त किया गया, तो आप सबको बताया था मैंने, आर वेंकट रमणी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और भारत का एक महान्यायवादी होगा, ये कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद ये दोस्तों आर्टिकल 76 है। और ये दोस्तों अनुच्छेद 76 यानी कि भारत का जो महान्यायवादी है आर वेंकट रमणी, ये किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, राष्ट्रपति के। ये सवाल कई बार परीक्षाओं में रिपीटेड सवाल है, इसको आप नोट कर लें। दोस्तों वर्तमान समय में कौन है, आर वेंकट रमणी। दोस्तों भारत के फर्स्ट न्यायवादी कौन थे, जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएं आप। दोस्तों अजय कुमार भल्ला कौन है, ये गृह सचिव हैं। कौन है, गृह सचिव। विनय मोहन क्वात्रा ये दोस्तों कौन है, विदेश सचिव हैं। कहाँ के हैं, विदेश सचिव। दोस्तों अजय कुमार सूद कौन है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि सीमा दर्शन योजना का संबंध किस राज्य से है, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। सीमा दर्शन योजना, इसका संबंध दोस्तों किस राज्य से है, तो मैंने आपको नोट कराया था गुजरात। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। सीमा दर्शन योजना किसकी योजना है, गुजरात की योजना है। दोस्तों छत्तीसगढ़ की योजना कौन सी मैंने आपको बताई थी, दोस्तों कौशल्या मातृत्व योजना। कौन सी दोस्तों, कौशल्या मातृत्व योजना। ये दोस्तों किसकी योजना है, छत्तीसगढ़। दोस्तों कर्नाटक की योजना याद रखिएगा आप, काशी रथ यात्रा योजना। ये दोस्तों किसकी योजना है, उत्तर प्रदेश मत लगा के आएगा, आपका जवाब गलत हो जाएगा। ये दोस्तों कर्नाटक की योजना है। और दोस्तों इसी की एक है विनय समरस योजना, विनय समरस्य योजना। ये किसकी, कर्नाटक की योजना है। इनको आप नोट करके रखें, ये सारे सवाल अति महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय, खादी ग्राम उद्योग आयोग या बाल विकास मंत्रालय। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों नॉलेज पोर्टल, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो आपको नोट करके रखना है खादी ग्राम उद्योग आयोग। ये दोस्तों इसका अधिनियम कब का है, 1956 का अधिनियम है, खादी ग्राम उद्योग आयोग यानी कि KVIC। और इसके दोस्तों हेड कौन बने, विनीत कुमार। मैंने आपको नोट कराया है, विनीत कुमार दोस्तों इसके हेड बने। किसके दोस्तों, खादी ग्राम उद्योग आयोग। और ये दोस्तों नॉलेज पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, खादी ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा। दोस्तों नीति आयोग, इसके द्वारा दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ई अमृत पोर्टल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ई अमृत पोर्टल। अगर आपसे कहा जाए कि ई अमृत पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, नीति आयोग। अब आप कमेंट करके बताएं कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी होते हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन है, सुमन के बेरी। और दोस्तों इसके CEO कौन है, परमेश्वर अय्यर जी हैं। इनको आप नोट करके रखें, कई बार मैंने आपको नोट भी कराया है। मैंने आपसे पूछा है कि नीति आयोग इसकी स्थापना कब हुई है, जल्दी से उसका जवाब आप कमेंट कर बताएंगे। दोस्तों जितने सवाल मैं आपसे कमेंट करने के लिए कह रहा हूँ, सबका जवाब आपको कमेंट में छाप कर देना है, तभी आप दोस्तों इन सवालों को अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगे और पेपर में ये सवाल आपसे गलत नहीं होंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 165। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, इसीलिए दोस्तों राष्ट्रपति से सवाल बनने की आपके पेपर में प्रबल संभावना रहेगी। दोस्तों राष्ट्रपति के अध्यादेश, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा, तो आपको नोट करके रखना है अनुच्छेद 123। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों अनुच्छेद 213 कैसे समझ, राज्यपाल का अध्यादेश किसके अंदर है, अनुच्छेद 213 के अंदर है। और दोस्तों राष्ट्रपति का अध्यादेश किसके अंदर है, अनुच्छेद 123 के अंदर है। दोस्तों 153 क्या है, भारत का एक राज्यपाल होगा, हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये किसमें कहता है, अनुच्छेद 153 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होगा दोस्तों 165, अनुच्छेद 165 दोस्तों किससे संबंधित है, महाधिवक्ता। राज्य का सबसे बड़ा वकील कौन होता है, महाधिवक्ता। और किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। मैंने आपको नोट कराया है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे मिला है। इस सवाल के ऊपर आप इंपॉर्टेंट लगाएंगे, आपकी परीक्षा का ब्रह्मास्त्र वाला सवाल होगा। नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, शरत कमल, अंजिता, निखत जरीन। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका पहले क्या नाम था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और इसकी राशि कितनी होती है, 25 लाख रुपए दिए जाते हैं इसके अंदर। कितने दोस्तों, 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। और 2022 का
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? शरत कमल अंचता। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित हैं। और दोस्तों इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? शरत कमल अंचता। किससे संबंधित? टेबल टेनिस। और दोस्तों जो कॉमनवेल्थ गेम था उसके समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे? तो आपको नोट करके रखना है, निखत जरीन और शरत कमल। ये दोस्तों दोनों लोग कौन थे? ध्वजवाहक थे कॉमनवेल्थ गेम के अंदर। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि कॉमनवेल्थ गेम दोस्तों कौन से क्रम का था? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि वाराणसी और किस के बीच में नदी क्रूज सेवा का शुभारंभ हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, डिब्रूगढ़। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। वाराणसी और किसके बीच में नदी क्रूज सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो आपको ध्यान में रखना है ये दोस्तों वाराणसी और डिब्रूगढ़। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों यह कहाँ पर स्थित है? असम। असम। दोस्तों इसका नाम क्या दिया गया था? भारत विलास योजना दिया गया था। क्या दिया गया था इसका जरा कमेंट करके बताएंगे आप, कमेंट कर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कि भारत का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर बनेगा? हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। भारत का पहला है इसीलिए अति महत्वपूर्ण है। भारत का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क ये दोस्तों कहाँ पर बनने वाला है? तो आपको नोट करके रखना है, ये चेन्नई में बनेगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों चेन्नई की बात आई है तो यहाँ पर आप एक से दो चीज़ें याद रखेंगे। क्या क्या? अगर आपसे कहा जाए कि 44वां शतरंज ओलंपियाड, 44वां शतरंज ओलंपियाड ये दोस्तों कहाँ पर आयोजित हुआ? चेन्नई में। और इसका शुभंकर क्या था? जल्दी से कमेंट करके बताएं दोस्तों। इसका शुभंकर क्या था दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और इसका विजेता कौन है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, इसको भी आप नोट करके रखें। शतरंज दिवस कब मनाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। इसको भी आप थोड़ा नोट करके रखें, यह भी सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों मैंने आपसे पूछा है 44वां शतरंज ओलंपियाड, इसका शुभंकर क्या है? थम्बी। थम्बी इसका शुभंकर है, यह भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2022 कहाँ आयोजित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। इंदौर, बुरहानपुर, मंडला, चंबा। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2022 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो आपको नोट कर लेना है, ये दोस्तों इंदौर के अंदर हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों अगर इंदौर की बात आई है तो यहाँ पर आपको 2 से 3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखनी है। नंबर 1 दोस्तों यहाँ पर इंदौर से 3 से 4 चीज़ें बनेंगी आपकी परीक्षा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। नंबर 1, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी दोस्तों संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ? इंदौर के अंदर। नंबर 2 दोस्तों अगर आपसे कहा डिजिटल एड्रेस वाली फर्स्ट सिटी दोस्तों कौन सी है? ये इंदौर है। और दोस्तों अगर आपसे कहा जाए 1 लाख प्लस यानी कि 1 लाख से अधिक आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर, 1 लाख से अधिक आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। अगर आपसे दोस्तों 1 लाख से कम, ये दोस्तों सवाल नोट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 लाख से कम आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर दोस्तों कौन सा? पंचगनी। और ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों इंदौर से मैंने आपको कितने सवाल बताए हैं? अगर आपसे पूछा जाए 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया जाएगा? इंदौर में। अगर डिजिटल एड्रेस वाली पहली सिटी कौन सी है? इंदौर। बायो सीएनजी पार्क इंदौर। और दोस्तों 1 लाख से अधिक आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। लेकिन प्रश्न में आपसे कहा जाए कि 1 लाख से कम आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा, तो आप कहेंगे पंचगनी, महाराष्ट्र। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया? 13वें संविधान संशोधन के द्वारा, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, 56वें संविधान संशोधन के द्वारा या 89वें संविधान संशोधन के द्वारा? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो आप सबको रटा हुआ होगा 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों 13वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नागालैंड। दोस्तों नागालैंड को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया? 13वां संविधान संशोधन के द्वारा। बात करते हैं दोस्तों 56वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा दोस्तों गोवा को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया? 56वां संविधान संशोधन 1987, इसको आप नोट करके रखें। और दोस्तों 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत हमने पुर्तगाल से, कहाँ से दोस्तों? पुर्तगाल से गोवा को
दोस्तों आज़ाद कराया था, इसको भी आप ध्यान में रखें। 89वां संविधान संशोधन कब का है? 2003 का है, और ये दोस्तों SC ST से संबंधित है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 का गोल्ड विजेता कौन है? नीरज चोपड़ा, एंडरसन, विक्टर एक्सेल्सन, लक्ष्य सेन। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 का गोल्ड विजेता कौन है? तो आप सबको नोट करके रखना है, ये एंडरसन ने जीता था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड किसने जीता था? एंडरसन के द्वारा जीता गया था। लेकिन दोस्तों अगर आपसे कहा जाए ये प्रतियोगिता हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर नीरज चोपड़ा यानी कि भारत ने पहली बार कोई पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता था किसके अंदर? विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर। और ये प्रतियोगिता कहां पर आयोजित हुई? USA यानी कि अमेरिका में आयोजित हुई थी। लेकिन अमेरिका में भी कहां पर? यूजीन नामक एक शहर है, वहां पर यूजीन। और दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा था, ये दोस्तों अमेरिका ही रहा था। इसको आप थोड़ा ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब लागू किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड सवाल। 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947 या 22 जुलाई 1947। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। उद्देश्य प्रस्ताव को कब लागू किया गया? तो आपको ध्यान में रखना है, ये दोस्तों किया गया था 22 जनवरी 1947। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कब किया गया? तो आप कहेंगे पारित किया गया है 13 दिसंबर 1946 को। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी परीक्षा के लिए, इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट डाल के रखिएगा। दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव को लागू कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। लेकिन इसको पारित कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, आप सबको रटा हुआ होगा। 22 जुलाई 1947 इसको दोस्तों क्या हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताएं। दोस्तों इसको हुआ था हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको दोस्तों अपनाया गया था। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था कब? 22 जुलाई 1947 को। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ कहां से हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। एक योजना का सवाल आपकी परीक्षा में फिक्स है, आना ही आना है। बलिया, महोबा, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। उज्ज्वला योजना नंबर 2 ये दोस्तों कहां से शुरू हुई? तो आपको कहना है महोबा, उत्तर प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन उज्ज्वला योजना 2.0 यानी कि LPG गैस सिलेंडर को वितरण करना, इसको दोस्तों घर घर पहुंचाना, और दोस्तों कब से शुरू हुई थी? तो आपको कहना है 10 अगस्त 2021। दोस्तों उज्ज्वला योजना का वर्ष नोट कर लें आप, आपकी परीक्षा के लिए रामबाण रहेगा। उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ कब हुआ है? 10 अगस्त 2021 को। और दोस्तों अगर आपसे कहा जाए उज्ज्वला योजना ये दोस्तों कब पहली वाली कहाँ से शुरू हुई थी? बलिया, उत्तर प्रदेश से। और कब की है? 1 मई 2016 है। इसको भी आप नोट करके रखें। अब आप दोस्तों कमेंट करके बताएं कि स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान 2022 ये दोस्तों कहाँ से शुरू हुआ है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह, यशवंत सिन्हा, नीलम संजीव रेड्डी। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको नोट करके रखना है, ज्ञानी जैल सिंह। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट और परफेक्ट जवाब होगा। पॉकेट वीटो का उपयोग इन्होंने किया था, किसने? ज्ञानी जैल सिंह ने। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर दोस्तों। नीलम संजीव रेड्डी ये दोस्तों ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए, निर्विरोध। अगर आपसे कहा जाए भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए तो आप कहेंगे नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों यशवंत सिन्हा, इनका नाम आप नोट करके रखिएगा। ये दोस्तों अगर आपसे सवाल कहा जाए कि द्रौपदी मुर्मू जी किसको हराकर राष्ट्रपति बनी है तो आप कहेंगे यशवंत सिन्हा जी को। इसको आप नोट करें। अब आप कमेंट करके बताएं कि द्रौपदी मुर्मू कौन से क्रम की राष्ट्रपति बनी है भारत की? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, पेरियार नदी। दोस्तों नदियों का एक सवाल फिक्स होता है आपकी परीक्षा में। मैटूर बांध ये किस नदी पर स्थित है? तो मैंने आपको नोट कराया था कावेरी नदी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। दोस्तों कृष्णा नदी, इस पर कौन सा बांध है? अलमाटी बांध।
इस पर दोस्तों अलमाटी बांध स्थित है। नर्मदा नदी पर दोस्तों, इस पर दोस्तों सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध। और दोस्तों धुआंधार ओंकारेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध, ये किस नदी पर स्थित है? ये भी दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों यहाँ पर एक देख के रखा हुआ है पेरियार नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से दोस्तों पूछा था, इडुक्की बांध, इडुक्की बांध ये किस नदी पर स्थित है? तो आपको याद रखना है पेरियार नदी पर स्थित है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष से संबंधित है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा के लिए रामबाण सवाल रहेगा। वर्ष 1900, वर्ष 1556, वर्ष 1761, वर्ष 1191, वर्ष 1192। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। तराइन का द्वितीय युद्ध ये किस वर्ष से संबंधित है? तो आपको नोट करके रखना है, ये 1192। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल परफेक्ट जवाब होगा। तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों किसका है? 1191। दोस्तों आपसे बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो आप कहेंगे पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद वैसेस मोहम्मद गौरी। इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इसमें दोस्तों किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान जीते थे। फिर दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। इसके अंदर दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों 1191 पहले युद्ध में कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान। कौन हारा था? मोहम्मद गौरी। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192। इसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी जीते थे। इनको आप नोट कर लें, आपकी परीक्षा में ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। 1556 इसको दोस्तों क्या हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। और 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। इसको भी आप नोट करके रखें। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है? जल्दी से छाप कर बताएं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि जपोरोजिया परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? रूस, यूक्रेन, अमेरिका, कनाडा। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों रटा हुआ सवाल है, जपोरोजिया परमाणु संयंत्र यह कहाँ पर स्थित है? तो आप सबको पता है ये दोस्तों यूक्रेन में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट और परफेक्ट जवाब होगा। दोस्तों यूक्रेन की बात आई है तो आपको 2 से 3 चीज़ें याद रखनी। नंबर 1, इसकी राजधानी क्या है? कीव। दोस्तों इसके जो राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की। जेलेंस्की दोस्तों इसके राष्ट्रपति हैं। इनको दोस्तों लिबर्टी मेडल दोस्तों किसको प्राप्त हुआ है? तो आप कहेंगे जेलेंस्की को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा पर्सन ऑफ द ईयर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, पर्सन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर दोस्तों किसको चुना गया है? तो आप कहेंगे जेलेंस्की को चुना गया है। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। पूरी वीडियो को देखिएगा तभी आप दोस्तों यहाँ से कुछ ऐसे सवाल सीख पाएंगे जो दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कि ठुंडी और कदमत बीच कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, उड़ीसा में, मणिपुर में। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। ठुंडी और कदमत बीच, मैंने आपको बताया था कि दोस्तों ये लक्षद्वीप में स्थित है। कहाँ पर? लक्षद्वीप के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठुंडी और कदमत बीच कहाँ पर से? लक्षद्वीप में। इन्हीं को दोस्तों ब्लू फ्लैग प्रमाणन द्वारा सम्मानित किया गया। किसको दोस्तों? ठुंडी और कदमत को। वर्तमान समय में भारत में कितने बीच हैं जिनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन द्वारा सम्मानित किया जा चुका है? कुल 12 बीच हैं। दोस्तों पहला कौन सा था? तो मैंने आपको बताया था उड़ीसा का दोस्तों गोल्डन बीच। कौन सा दोस्तों? गोल्डन बीच उड़ीसा का। इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा के लिए रामबाण सवाल होगा। मॉरिशस, फिजी, सिंगापुर, इंडोनेशिया। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 इसका आयोजन कहाँ पर होने वाला है? तो आपको नोट करके रखना है, फिजी के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों बात करते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन। अगर आपसे कहा जाए कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो आपको नोट करके रखना है 10 जनवरी 1975 को हुआ था। और कहाँ पर? नागपुर में।
ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, इसको आप रट डालिएगा। दोस्तों पहला विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी 1975। इसीलिए दोस्तों 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। अब दोस्तों और इस बार 2023 का कहाँ पर होगा? ये दोस्तों फिजी के अंदर होने वाला है। दोस्तों मॉरिशस, यहाँ पर क्या? विश्व हिंदी सचिवालय, विश्व हिंदी सचिवालय, विश्व हिंदी सचिवालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो मॉरिशस में स्थित है। इसको भी आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि G20 का मुख्य समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत को किया गया है, हर्षवर्धन श्रृंखला को किया गया, गिलबर्ट को किया गया है, अनंत नागेश्वरन को किया गया है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। G20 इसका दोस्तों मुख्य समन्वयक किसको नियुक्त किया गया है? तो आपको नोट करके रखना है, हर्षवर्धन श्रृंखला को किया गया। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट और परफेक्ट जवाब होगा। दोस्तों अमिताभ कांत कौन है? ये दोस्तों 2023 में जो G20 की बैठक होगी, 2023 में G20 की तो बैठक होगी, उसका दोस्तों शेरपा किसको नियुक्त किया गया? तो आप कहेंगे अमिताभ कांत को किया गया। गिलबर्ट दोस्तों कौन है? ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसके महानिदेशक कौन बनाए गए? गिलबर्ट बनाए गए हैं। अनंत नागेश्वरन दोस्तों ये कौन है? जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है? गीतांजलि, श्री, सोहान, करुणा तलिका, नल्ला थम्बी, कलाई सेल्वी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों बुकर पुरस्कार 2022 ये किसको प्राप्त हुआ है? तो आपको नोट करके रखना है, सोहान, करुणा तलिका। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा कर रखें। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। गीतांजलि, श्री, इनको दोस्तों क्या मिला है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। गलती मत कीजिएगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अगर आपसे पूछा है तो आप कहेंगे गीतांजलि, श्री, लेकिन केवल बुकर पुरस्कार पूछा है तो आप कहेंगे सोहान, करुणा तलिका। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी कौन है? CSIR, इसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा सवाल कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप टर्की साहब बने हैं, मोहम्मद तैयब इकराम बने हैं, कल्याण चौबे बने हैं, कि रोजर बिन्नी बने हैं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो आपको ध्यान में रखना है, गलती नहीं करनी है दोस्तों, मोहम्मद तैयब इकराम। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम। अगर आपसे कहा जाए कि हॉकी महासंघ, भारतीय हॉकी महासंघ, भारतीय हॉकी महासंघ, भारतीय हॉकी महासंघ, इसके अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की साहब हैं। अगर आपसे भारतीय वाला पूछा है तो आप कहेंगे दिलीप टर्की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पूछा है तो आप कहेंगे मोहम्मद तैयब इकराम। कल्याण चौबे कौन है? तो मैंने आपको बताया था कि फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं। रोजर बिन्नी दोस्तों कौन है? BCCI के अध्यक्ष हैं। किसके? BCCI, इसके हेड कौन है? तो रोजर बिन्नी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि GST संग्रहालय स्थापना कहाँ पर की गई है? गोवा, मुंबई, मणिपुर, मेघालय। दोस्तों क्या होगा आपका सही जवाब? GST संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई? तो आपको ध्यान में रखना है, ये दोस्तों गोवा में की गई है। गोवा में दोस्तों पणजी। GST संग्रहालय दोस्तों कहाँ पर स्थापित किया गया है? गोवा में। और इसका नाम क्या रखा गया? धरोहर इसका नाम रखा गया, ये भी आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कि नौसेना में प्रोजेक्ट 75 के तहत कितनी पनडुब्बी शामिल हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। 5 पनडुब्बी, 6 पनडुब्बी, 7 पनडुब्बी, 8 पनडुब्बी। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों नौसेना में प्रोजेक्ट 75 के तहत कितनी पनडुब्बी शामिल हुई? तो आप कहना 6 पनडुब्बी। दोस्तों उन 6 पनडुब्बियों का नाम आपको क्रम से याद होना चाहिए। दोस्तों कौन कौन सी है? कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर, बागशीर। कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर और बागशीर, ये दोस्तों 6 पनडुब्बियां हैं। दोस्तों अभी हाल ही में ये 5वीं पनडुब्बी यानी कि फिफ्थ नंबर की पनडुब्बी दोस्तों अभी हाल ही में शामिल की गई है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है SSC GD के अंदर कि दोस्तों प्रोजेक्ट 75 के तहत अभी हाल ही में कौन सी पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो आपका जवाब हो जाएगा बागीर। इसको आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
दोस्तों ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? कर्णम मल्लेश्वरी, पीटी ऊषा, मीराबाई चानू, निखत जरीन। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों ओलंपिक महासंघ इसकी हेड कौन बनी है? पीटी ऊषा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, ये दोस्तों बहुत बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है। कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों मणिपुर, यहाँ पर क्या है? काबुल लामजाओ। जो इंपॉर्टेंट है वो आप नोट कीजिएगा, काबुल लामजाओ। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। असम में दोस्तों कौन सा? देहिंग पटकाई। देहिंग पटकाई। देहिंग पटकाई दोस्तों कहाँ पर स्थित है? असम में। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देहिंग पटकाई। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों क्या क्या स्थित है? तो आपको एक से दो चीजें याद रखनी। पाक्के टाइगर रिजर्व, एक पाक्के टाइगर रिजर्व आप याद रखिएगा, और दोस्तों एक नामदफा। ये दोस्तों दो याद रखिएगा, बार बार परीक्षाओं में रिपीटेड सवाल हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और पाक्के टाइगर रिजर्व, ये सब कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि हिम प्रहरी योजना का संबंध किस राज्य से है? गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। हिम प्रहरी योजना, इसका संबंध किस राज्य से है? तो आपको ध्यान में रखना है उत्तराखंड। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। छत्तीसगढ़ की दोस्तों कौन सी? कौशल्या मातृत्व योजना। गुजरात की दोस्तों कौन सी? सीमा दर्शन योजना। सिक्किम की दोस्तों कौन सी? आपको मैंने बताया था अम्मा और बहन योजना। अम्मा और बहन, अम्मा और बहन योजना दोस्तों कब की है? सिक्किम की है, इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि मैंडोस नामक चक्रवात का नामकरण किसने किया है? म्यांमार ने, श्रीलंका ने, संयुक्त अरब अमीरात ने कि पाकिस्तान को? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों मैंडोस ये चक्रवात अभी 2023 के अंदर आया था, सॉरी दोस्तों 2022 के अंदर आया था, इसीलिए आपकी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण है। मैंडोस नामक चक्रवात का नामकरण किसने किया है? संयुक्त अरब अमीरात। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों म्यांमार ने किसका नामकरण किया? तौकाते। तौकाते का किसने किया? म्यांमार ने किया है। दोस्तों श्रीलंका किसने? असनी। असनी। और पाकिस्तान ने दोस्तों एक गुलाब। ये दोस्तों नामकरण किए हैं सबने अपने अपने, इनको आप ध्यान में रखें। दोस्तों इनके क्या क्या अर्थ होते हैं ये भी आपको थोड़ा याद रखना है। तौकाते का अर्थ क्या होता है? आवाज करने वाली छिपकली। असनी का अर्थ क्या होता है? क्रोध। और मैंडोस का अर्थ दोस्तों क्या होता है? खजाना। इसको आप थोड़ा नोट कीजिएगा, ये दोस्तों नवीन है इसलिए आपकी परीक्षा में आ सकता है, खजाना। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि किस स्टार्टअप को अर्थशॉट पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है? खेती, जीवा, सू स्पेस या सी स्पेस। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किस स्टार्टअप को द अर्थशॉट पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो आप कहेंगे खेती को। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये कहाँ की है? तमिलनाडु। तमिलनाडु, इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों सुपर कंप्यूटर से एक सवाल आपकी परीक्षा में बनना तय है। दोस्तों परम पोरुल सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आपको दोस्तों नोट करके रखना, परम पोरुल पूछा है। ये दोस्तों एनआईटी तिरुचिरापल्ली। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। परम पोरुल सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया है? एनआईटी तिरुचिरापल्ली। अब बात करते हैं दोस्तों ऑप्शंस को लेकर। आईआईटी गांधीनगर, इसके द्वारा दोस्तों कौन सा किया गया? परम अनंत। परम अनंत। आईआईटी गुवाहाटी परम कामरूप। परम कामरूप। दोस्तों परम कामरूप क्यों रखा गया? क्योंकि दोस्तों असम का पुराना नाम क्या था? कामरूप। आईआईटी रुड़की, इसके द्वारा दोस्तों परम गंगा। परम गंगा। दोस्तों अब आप कमेंट करके बताएं कि 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किस आईआईटी ने किया है? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, यमुना नदी या गोदावरी नदी। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपको ध्यान में रखना है ये दोस्तों यमुना नदी की हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना नदी की सहायक नदी है, इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1980, 1969, 1949, 1935। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। मैंने आपको नोट कराया था कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट और परफेक्ट जवाब होगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 6 बैंकों का,
6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 6 बैंकों का दोस्तों राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आप कहेंगे 1980 में। लेकिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 में। दोस्तों 1949 को क्या हुआ, 1 जनवरी 1949 को हुआ है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, यानी कि आरबीआई, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को। दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ, आरबीआई की स्थापना हुई है। इसको आप थोड़ा ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों यहाँ से सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, हाथी गुम्फा अभिलेख निम्नलिखित में से किसके समय का है। इसका दोस्तों मैं फुल एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूँ, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको आप जितना हो सके उतना याद करके रखिएगा, रट के रखिएगा। दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख किसके समय के हैं, भानुगुप्त, पुलकेशन सेकंड, रुद्रदामन, खारवेल। इसको सबको मैंने आपको बताया था, ये खारवेल के समय के हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों बात करते हैं भानुगुप्त, इनके समय का दोस्तों कौन सा अभिलेख है, इसको आप नोट करके रखें, ऐरण अभिलेख। ऐरण अभिलेख ये किसके समय का है दोस्तों, भानुगुप्त के समय का है। और दोस्तों ऐरण अभिलेख में सती प्रथा का अंत पहली बार हुआ था। इसको आप ध्यान में रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों आपको मैंने कई बार नोट कराया है, पुलकेशन सेकंड, इनका दोस्तों संबंधित अभिलेख कौन सा, तो आप कहेंगे अहोल अभिलेख, ऐहोल, ऐहोल अभिलेख, अभिलेख, इसको आप ध्यान में रखें। ऐहोल अभिलेख दोस्तों किसका है, पुलकेशन सेकंड का है। रुद्रदामन इनका दोस्तों है जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। इसको आप थोड़ा नोट कर लें, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ आपने सारे सवालों को यहाँ से नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि सीएजी कम पेट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से है, 148, 263, 256, सॉरी दोस्तों 265, 280। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों सीएजी ये दोस्तों किससे संबंधित होते हैं, तो आपको नोट करके रखना है, अनुच्छेद 148। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और वर्तमान में दोस्तों सीएजी कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये दोस्तों कौन है, वर्तमान समय में भारत के सीएजी हैं। लेकिन पहले दोस्तों कौन थे, फर्स्ट नरहरि राव, नरहरि राव, ये दोस्तों भारत के पहले सीएजी थे। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है, आइसलैंड, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। ग्रेट बैरियर रीफ ये किस तट पर स्थित है, तो आप सबको नोट करके रखना है, क्वींसलैंड। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन ग्रेट बैरियर रीफ पाई कहाँ जाती है, ऑस्ट्रेलिया में। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन किस तट पर स्थित है, क्वींसलैंड के तट पर स्थित है। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कि गरस्ती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साटा संबंधित है। दोस्तों मैंने आपको नोट कराया था, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। गरस्ती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा, इसका संबंध दोस्तों किससे है, तो दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने चलती हैं, इससे संबंधित है। इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि विश्व स्लॉथ बियर दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये सवाल के ऊपर दोस्तों आप जितना हो सके उतना मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के रखिएगा, किसी न किसी शिफ्ट में ये सवाल जरूर पूछा जाएगा आपसे। दोस्तों पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 12 अक्टूबर या 24 अक्टूबर। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 12 अक्टूबर। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 16 अक्टूबर को दोस्तों खाद्य दिवस, खाद्य दिवस, इसको आप नोट करके रखें। 8 अक्टूबर को दोस्तों वायु सेना दिवस, वायु सेना दिवस, यह दोस्तों 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों 24 अक्टूबर यूएनओ डे, यूएनओ डे कब मनाता है, 24 अक्टूबर को। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि भारत के लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, रुचिरा कंबोज, भारतीदास, एंजेला मर्केल। दोस्तों इसका उत्तर भी आप ध्यान में रखें, भारतीदास। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों CAG ये अलग चीज़ है, लेकिन CGA ये अलग चीज़ है, इनको आप नोट करके रखें। दोस्तों भारत के CAG कौन है, अभी मैंने आपको बताया था
गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, लेकिन CGA कौन है? तो आप कहेंगे भारती दास। इसको आप नोट कर लें, और इनका जो उल्लेख है किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, इसको भी आप ध्यान में रखें। परीक्षा वाले आपसे कैसा भी सवाल पूछ सकता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित ग्राम कौन सा है? मोढेरा, पुलमपारा, बुरहानपुर, चंबा। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो आपको ध्यान में रखना है, यह है मोढेरा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें। भारत का पहला है, इसीलिए अति महत्वपूर्ण है। पुलमपारा दोस्तों क्या है? डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत कौन सी है? पुलमपारा। दोस्तों शब्दों को आप ध्यान से सुनिएगा। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? मोढेरा। मोढेरा कहां पर स्थित? गुजरात में। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत कौन सी? पुलमपारा। बुरहानपुर मैंने आपको कई बार नोट कराया है। भारत का एकमात्र हर घर जल वाला प्रमाणन जिला कौन सा है? बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना है? इक्वाडोर, चेक गणराज्य, क्रोएशिया, अल सल्वाडोर। मैंने आपको नोट कराया था यूरोपियन संघ की मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना है? क्रोएशिया। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, छाप कर रखिएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कि घर वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? खादी ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा, या राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, शहरी आवास योजना के द्वारा। मैंने आपको नोट करा के रखा था, घर वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों खादी ग्राम उद्योग आयोग, इसके द्वारा क्या लॉन्च किया गया था? तो मैंने आपको बताया था नॉलेज पोर्टल। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर कौन बनाए गए हैं? अश्विनी वैष्णव जी बनाए गए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बनाए गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान बनाए गए हैं, कि अजय कुमार सूद बनाए गए हैं? दोस्तों मैंने आपको बताया था गति शक्ति इसका विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर कौन बनाए गए हैं? तो आपको याद रखना अश्विनी वैष्णव जी बनाए गए हैं। और ये दोस्तों कहां पर आयोजित हुआ? बड़ोदरा, गुजरात। बड़ोदरा, गुजरात। इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों कैसे लग रहे हैं आपको सवाल? जल्दी से कमेंट करके जरूर बताएं, और सारे क्लास को जल्दी से लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें जो भी SSC GD का एग्जाम देने वाले हैं 2023 के अंदर। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको हूबहू छपे हुए मिलेंगे। याद करेंगे दोस्तों परीक्षा में आप इन सवालों को। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 इसका खिताब किसने जीता है? तो मैंने आपको बताया था ये खिताब जीता था दोस्तों जयपुर पिंक पैंथर्स ने। और किसको हराकर जीता था? पुनेरी पल्टन को। जिसको पुनेरी पल्टन, यानी कि उपविजेता कौन है? उपविजेता। दोस्तों मैंने आपको नोट कराया था कि विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 इसका खिताब किसने जीता था? जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता था। किसको हराकर? पुनेरी पल्टन को हराकर। लेकिन दोस्तों कौन से क्रम का था? ये महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों 9वें क्रम का था। 9वें क्रम का था। इसको आप नोट करके रखें। और सवाल कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है कि 8वां किसने जीता था? अगर आपसे कहा जाए कि 8वां विवो प्रो कबड्डी लीग, दोस्तों इसका विजेता कौन था? दबंग दिल्ली था। इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता निर्धारित कितने वैश्विक उद्देश्य हैं? दोस्तों जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता में निर्धारित कितने वैश्विक उद्देश्य हैं? 5 उद्देश्य, 4 उद्देश्य, 7 उद्देश्य कि 8 उद्देश्य? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों मैंने आपको नोट कराया हुआ था कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता निर्धारित उद्देश्य कितने थे? 4 उद्देश्य थे। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 65वां राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ऑस्ट्रेलिया, बर्मिंघम, कनाडा, अमेरिका? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों 65वां राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो आपको मैंने नोट कराया था, ये दोस्तों कनाडा में आयोजित हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल परफेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि 31वां व्यास सम्मान 2022 किसे प्राप्त हुआ है? माड़ा भारा, असगर बजाहत, रामदत्त मिश्र, दया प्रकाश सिन्हा? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों 31वां व्यास सम्मान 2022 ये किसको प्राप्त हुआ है? तो आप सबको मैंने बताया था असगर बजाहत। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। किस लिए मिलता? महाबली, महाबली के लिए मिला था। आप सबको मैंने नोट कराया हुआ है। रामदत्त मिश्र इनको क्या मिला था? 31वां सरस्वती सम्मान,
31वां सरस्वती सम्मान दोस्तों किसको मिला है? रामदत्त मिश्र को मिला है। माधव हाड़ा दोस्तों इनको क्या मिला था? तो मैंने आपको बताया था बिहारी पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार। दोस्तों बिहारी पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ 2022 के अंदर? तो आप कहेंगे माधव हाड़ा को प्राप्त हुआ है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि प्रतिवर्ष भारतीय भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर, 12 अक्टूबर या 26 दिसंबर या 22 दिसंबर? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों प्रतिवर्ष भारतीय भाषा दिवस कब सेलिब्रेट किया था? तो मैंने आपको नोट कराया था 11 दिसंबर। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट और परफेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। 12 अक्टूबर तो मैंने आपको बताया था विश्व स्लॉथ बियर दिवस। 26 दिसंबर वीरवाल दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, वीरवाल दिवस, इसको आप नोट करके रखें। 22 दिसंबर गणित दिवस, गणित दिवस ये कब मनाया था? तो आप कहेंगे 22 दिसंबर को। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ज्यूरिक, लुसाने, न्यूयॉर्क या लियोन? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों अगर आप कोई सा भी 2022 में एग्जाम देने वाले हो तो फीफा आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र रहेगा। फीफा से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण जानकारी होगी मैं आपको यहीं पर बताने वाला हूँ। उससे पहले जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें ताकि आप यहाँ से सारी अच्छी जानकारी प्राप्त कर पाएँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। आइए दोस्तों बात करते हैं फीफा को लेकर। सही से सुनिएगा और दोस्तों सारी जानकारी को आप नोट कीजिएगा। फीफा का मुख्यालय हमसे पूछा दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप सबको पता है कि इसका मुख्यालय ज्यूरिक के अंदर स्थित है। कहाँ पर? ज्यूरिक के अंदर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं दोस्तों फीफा को लेकर, तो इसके हेड कौन है? फीफा के दोस्तों हेड कौन है? इन्फेंटिनो। कौन है दोस्तों? इन्फेंटिनो। इसको आप नोट कीजिएगा। इन्फेंटिनो दोस्तों इसके हेड हैं। किसके दोस्तों? फीफा के। अगर आपसे बात की जाए कि फीफा की स्थापना दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताएं कि फीफा की स्थापना कब हुई थी। अब दोस्तों इसका आयोजन इस बार का कहाँ हुआ? 2022 का दोस्तों इसका आयोजन, 2022 का इसका आयोजन कहाँ हुआ? कतर, दोहा में। कतर, दोहा में दोस्तों इसका आयोजन हुआ था। किसका? फीफा का। लेकिन दोस्तों इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर, इसका शुभंकर था लाइफ, लाइफ इसका शुभंकर था। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी जो फुटबॉल थी, इसकी जो फुटबॉल थी उस फुटबॉल का नाम क्या था? अल रहेला, अल रहेला। ये दोस्तों फुटबॉल थी किसकी दोस्तों? फीफा की। बात करते हैं दोस्तों फाइनल मैच किस स्टेडियम में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। दोस्तों जो सवाल सबको पता है वो तो सबको पता है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि फाइनल मैच किस स्टेडियम में हुआ था तो आप कहेंगे लुसेल स्टेडियम में। किसमें? लुसेल स्टेडियम में हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों इसका विजेता कौन था? विजेता तो आपको पता है अर्जेंटीना इसका विजेता था। आप सबको रटा हुआ होगा, अर्जेंटीना इसका विजेता था। किसको हराकर दोस्तों बना था? तो इसका उप विजेता दोस्तों कौन था? इसका उप विजेता तो आप कहेंगे फ्रांस, फ्रांस। और दोस्तों आपको बता दें फ्रांस जो है 2018 के अंदर इस प्रतियोगिता को जीता था। कब? 2018 के अंदर। तो आपसे पूछा सकता है कि 2018 में फीफा का विश्व कप किसने जीता था? फ्रांस ने जीता था। दोस्तों इसके दोस्तों किसकी दोस्तों कप्तानी में जीता है? ये दोस्तों लियोन मेसी की कप्तानी में जीता। आप सबको पता होगा। अब 2 से 3 सवाल जो अति महत्वपूर्ण है। नंबर 1, अगर आपसे कहा जाए गोल्डन बॉल, गोल्डन बॉल ये किसको मिली है? ये मेसी को मिली है, लियोन मेसी को मिली है। अगर आपसे कहा जाए गोल्डन बूट, गोल्डन बूट यानी कि दोस्तों गोल्डन बूट किसको मिले हैं? एम्बापे, एक खिलाड़ी हैं एम्बापे एक दोस्तों खिलाड़ी हैं दोस्तों, इनको गोल्डन बूट मिले हैं। अगर आपसे कहा जाए कि गोल्डन ग्लव्स किसको मिले हैं तो आप कहेंगे मार्टिनेज को मिला है। इतनी चीज़ें आपको नोट करके रखनी है। अब आप कमेंट करके बताएं कि फीफा 2026 इसका आयोजन कहाँ पर होने वाला है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण था, इसलिए दोस्तों इसका पूरा रिविजन मैंने आपको करा दिया। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों 103वां संविधान संशोधन में कौन सा अनुच्छेद जोड़े गए हैं? तो मैंने आपको नोट कराया था कि दोस्तों इसके अंदर
15 6 और 16 6 जोड़ा गया, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। 103वां संविधान संशोधन EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से संबंधित है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुई है? तो दोस्तों आपको कई बार मैं नोट करा चुका हूँ, ये दोस्तों शुरू हुई है कोलकाता के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। किस नदी पर? हुगली नदी, हुगली नदी, इसको भी आप नोट कर लें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि भारत और किस देश के बीच में युद्धाभ्यास आयोजित हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। उज्बेकिस्तान, अमेरिका, बांग्लादेश, श्रीलंका। दोस्तों आपको नोट करके रखना है, भारत और अमेरिका के बीच में 1 से 2 युद्धाभ्यास। कौन से दोस्तों? एक तो युद्धाभ्यास, ये दोस्तों अभ्यास, युद्धाभ्यास जो है वो एक अभ्यास का ही नाम है। और इसके अलावा वज्र प्रहार, वज्र प्रहार, ये किसके बीच में होता है? भारत और अमेरिका के बीच में। दोस्तों उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सा होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्ट लेक एक्सरसाइज होती है। बांग्लादेश बोंगो सागर संप्रीति, श्रीलंका सिलिनेक्स और मित्र शक्ति, इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो आप सबको मैंने नोट कराया हुआ है, ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तराखंड में दोस्तों हरेला, हरेला उत्तराखंड में। और दोस्तों हरेली, ये कहाँ पर? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण नृत्य है पिंडवानी, पिंडवानी, ये दोस्तों किसका नृत्य है? छत्तीसगढ़ का है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। अब दोस्तों बात करते हैं लद्दाख। यहाँ पर दोस्तों लोसर, हेमिस, ये सब दोस्तों कहाँ पर सेलिब्रेट किया था? लोसर फेस्टिवल हो गया, हेमिस फेस्टिवल हो गया, और स्पुतिक, स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल, ये सब कहाँ के हैं दोस्तों? लद्दाख के हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि गीत गोविंद निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? रटा हुआ सवाल है दोस्तों, किसकी पुस्तक है? तो आप सबको पता है ये जयदेव की पुस्तक है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। गीत गोविंद किसकी पुस्तक है? जयदेव की पुस्तक है। शुद्रक की दोस्तों कौन सी? मृक्ष कटिकम। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। अबुल फजल की अकबरनामा, इसको आप लिख लीजिएगा। शुद्रक की मृक्ष कटिकम, मृक्ष कटिकम। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। अबुल फजल की अकबरनामा, अकबरनामा, इनको आप नोट करें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी, भागीरथी नदी, महानदी या कावेरी नदी। दोस्तों आप सबको मैंने नोट कराया हुआ कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ये भागीरथी नदी पर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। कृष्णा नदी पर दोस्तों कौन सा बांध है? अलमाटी बांध। महानदी पर हीराकुड बांध। कावेरी नदी पर मैट्टूर बांध। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियम किस वर्ष का है? तो मैंने दोस्तों आपको कल ही नोट कराया हुआ है, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसका अधिनियम कब का है? 1990। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई है? 1992 में। इसकी स्थापना कब हुई? 1992 में। दोस्तों 1993 बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम का है। इसको आप थोड़ा एक बार रीचेक कर लेंगे, खुद से एक बार इसको रीचेक करेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन, विलियम बेंटिक, चार्ल्स मैटकॉफ। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय का? लॉर्ड रिपन के समय का है। इसको आप ध्यान में रखें। 1884 का विवाद है, इसको आप ध्यान में रखें। ये सवाल भी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आया था? लॉर्ड लिटन के समय में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। विलियम बेंटिक, ये दोस्तों इनका संबंध किससे है? सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का दोस्तों अंत किसने किया था? विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था 1829 में। इसको भी आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल है कि आयुष्मान भारत योजना का संबंध किस वर्ष शुरू हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। 28 अगस्त 2014, 23 सितंबर 2018, 25 सितंबर 2014 या 25 दिसंबर 2014। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। आयुष्मान भारत योजना, इसका संबंध दोस्तों कब से है? तो आप सबको मैंने नोट कराया था 23 सितंबर 2018। और दोस्तों जन धन योजना 28 अगस्त 2014। दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो दोस्तों हम लोगों ने पिछले सप्ताह में पढ़े थे। उनका मैंने सारा रिवीजन आप लोगों के सामने फटाफट कर दिया है। 1 घंटे के अंदर दोस्तों 80 सवाल मैंने आपको पूरे रिवाइज करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो
आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि आने वाली सारे वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। और दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अपने आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।